अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले हमने वेरिएबल की डेफिनेशन देखी और वेरिएबल डिक्लेरेशन देखा जी क्या होता है। वेरिएबल की डेफिनेशन को एक दफा फिर रिवाइज करता हूं मैं। वेरिएबल से मुराद मेमोरी लोकेशन है, या वेरिएबल की एक डेफिनेशन ये भी बनती है जो काफी सारे स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराई जाती है। वेरिएबल क्वांटिटी हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम, एक ऐसी मिकदार जिसकी कीमत बदल सकती है प्रोग्राम चलने के दौरान, उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने ये देखा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल की डाटा टाइप और उसका नाम प्रोग्राम में के शुरू के में बता देते हैं, प्रोग्राम के आगाज में ही बता देते हैं। तो वो वेरिएबल डिक्लेरेशन हुई थी। अब उसके बाद हम देखेंगे उसका वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या था जी। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम सबसे पहले डाटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल नेम बता देते हैं। फिर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान ही मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करवा के उनके अंदर वैल्यू स्टोर करवा के दिखाई थी। तो वो स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने का जो प्रोसीजर है उसे हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। असाइनिंग अ नॉन वैल्यू टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। किसी भी वेरिएबल को कोई जानी पहचानी रकम दे देना वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। अगर आप इस डेफिनेशन में ये लफ्ज नॉन वैल्यू देखें तो यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि जब ज़ाहिर है जब प्रोग्राम चलने के दौरान आप कोई वैल्यू दे रहे होते हैं तो वो आपको पहले से उसका इल्म होता है। जब हम पहली मर्तबा किसी वेरिएबल को वैल्यू देते हैं तो इस स्टेप को वेरिएबल इनिशियलाइज करना कहा जाता है। इस मरले में डिक्लेयर्ड वेरिएबल, जो हम पहले से वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं, बता चुके हैं, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी जाती है। इसका सिंटैक्स क्या है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का, या इसका जर्नल फार्मूला क्या है, वो है जी डाटा टाइप स्पेस नेम ऑफ वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू। एग्जांपल मैंने इसमें दिया जी इंट a इज इक्वल टू 10। इसमें इंट डाटा टाइप है इस a वेरिएबल की, और इस जो मेमोरी लोकेशन a है उसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया 10। अब यहाँ यही मैंने एग्जांपल दे दिया है कि इंट डाटा टाइप है, a नेम ऑफ वेरिएबल है 10, उसके अंदर वैल्यू स्टोर की गई है। Some examples of variable initializations are as it is int a is equal to 110। अब इसमें वेरिएबल एक है a और उसके अंदर जो कीमत स्टोर करा दी गई है वो है 110। अब थोड़ा सा आप इसमें तवज्जो दीजिएगा कि यहाँ मैंने वेरिएबल में 10 कीमत स्टोर करवाई है और यहाँ करवाई है 110। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि हम वेरिएबल में कितनी कीमतें स्टोर करवा सकते हैं। फर्ज करें जब आपने लिखा ना इंट a, एक मेमोरी आपने बना दी इंट a नाम की, ठीक है, इसको मैं यूं हाईलाइट कर लेता हूं जी। तो ये एक कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी रिजर्व होगी। अब ये जो रिजर्व मेमोरी है वो ये वाली है, ठीक है जी। उसके डाटा टाइप इंट है, ये क्या चीज है जी, इसकी डाटा टाइप है। और उसके बाद ये क्या है, उस वेरिएबल का नेम है। ये दो चीजें हो गई। अब इसके अंदर मैंने लिखवा दिया 10, और उसके बाद जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवाया उसके अंदर मैंने लिखवा दिया 110। तो एक हल्का सा जनरल नॉलेज का सवाल है कि हम मैक्सिमम कितनी वैल्यूज के अंदर स्टोर करवा सकते हैं ए के अंदर। तो असल में जो मैंने एक पहले एग्जांपल दी थी कि जब आप एक किचन का नक्शा बनाएंगे तो वो उसकी जो डायमेंशन है वो किचन के हिसाब से होगी एज कंपेयर टू गैराज। जब आप गैराज का नक्शा बनाएंगे तो उसकी डायमेंशन गैराज के हिसाब से होगी। ज़ाहिर है गैराज की डायमेंशन ज्यादा बड़ी होगी, किचन की डायमेंशन कम होगी। तो इसी तरह जब हम एक वेरिएबल a बनाएंगे इंट टाइप का, तो जो ये 2 बाइट की मेमोरी रिजर्व हुई है कंप्यूटर के अंदर, 2 बाइट की मेमोरी रिजर्व हुई है। तो ये जनरल नॉलेज की बात आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम कितनी वैल्यूज लिखवा सकता है जी अपने आप a के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। मेमोरी तो 2 बाइट है, लेकिन 2 बाइट में कितनी वैल्यूज करवा सकते हैं, तो वो आप करवा सकते हैं नफी 32768 से लेकर 32767 तक। तो आप जनाब मिनिमम इतनी वैल्यू और मैक्सिमम इतनी वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो ये वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं होगी, बल्कि आप उसके फिर बेसिक सिंटैक्स की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। जब आप बेसिक सिंटैक्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो एक एरर जनरेट होगा जिसे हम कहेंगे सिंटैक्स एरर, क्योंकि आप सिंटैक्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो उस स्पेसिफिक एरर का भी एक नाम होगा। अगर आप इसकी मैक्सिमम फर्ज करें हम इंट a के अंदर हम स्टोर करवा देते हैं 32768, हालांकि इसकी मैक्सिमम लिमिट है 32767। अब हमने स्टोर क्या करवा दी 32768 हमने स्टोर करवा दी। ये थी इसकी मैक्सिमम लिमिट।
और ये थी इसकी मिनिमम लिमिट। ठीक है जी। तो जब आपने उसकी मैक्सिमम लिमिट से भी बड़ी वैल्यू की उसके अंदर स्टोर करवा दी, वो तो नहीं स्टोर कर सकता, तो जो एरर आएगा उसे हम कहेंगे ओवरफ्लो एरर। ठीक है जी। और उसके बाद अगर आपने उसकी मिनिमम वैल्यू से भी कम कोई वैल्यू स्टोर करा दी, फर्ज करें आपने इस ए के अंदर ही लिखवा दिया नफी 32769, अब निचली सतह से भी नीचे निकल गए हैं, तो जो एरर जनरेट होगा उसे हम कहेंगे अंडरफ्लो एरर। तो ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा, किसी भी डाटा टाइप की जो मैक्सिमम लिमिट है उससे बड़ी वैल्यू अगर वेरिएबल में स्टोर करा दें तो जो एरर आता है उसे ओवरफ्लो एरर करते हैं, और जो मिनिमम रेंज है उससे जो कम अगर आप वैल्यू स्टोर करें तो जो एरर आएगा उसे हम अंडरफ्लो एरर कहेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने अपनी स्लाइड की तरफ आ जाते हैं जी। ठीक है, अब इसमें ये तो 110 वाली पोजीशन मैंने क्लियर कर दी जी, तो ये 110 तो हमारी उस मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में आता है जी। अब यहां एक और नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, इंट ए इक्वल टू बी इक्वल टू 10। सही। अब इसमें ये देखें, एग्जाम्पल में मैंने कहा इंट ए बी बराबर है 10। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, ये नोट कीजिएगा जी। इसको लिखने के दो तरीके हैं जी। इसको हम यूं लिखते हैं जी। पहला तरीका तो क्या है, जो हम लिखेंगे इंट ए बी वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10। सही है जी। वो फिर चले इसी में हम चल जाते हैं। सही है। और दूसरा, मैं एमएस वर्ड का एडिटर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके क्लियर अपने एडिटर है ये इसमें नजर आ जाए। सारा काम हम प्रोग्रामिंग पे करेंगे, अपने एडिटर पे करेंगे, डेवलपर पे करेंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। तो ए और बी दोनों की वैल्यू 10-10 हमने स्टोर करवा दी। ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई इशू नहीं है जी। ठीक है। लेकिन इसका एक और, इसमें हमने क्या किया, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसके बाद हमने वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवा दिए। अब इसका एक और तरीका भी क्या हो सकता है जी, इंट ए कॉमा बी, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर हमने करवाए। अब जो हम पहले काम कर रहे थे इंट ए इक्वल टू 10, यानी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में कर रहे थे, उसका कंसेप्ट किधर जाएगा। तो उसका कंसेप्ट यूं होगा, चूंकि हम पहले देख चुके हैं इस एग्जांपल में कि ए और बी दोनों की वैल्यू एक ही है, दोनों की 10 ही है, तो हमें से कोई मसला नहीं, इसमें इतनी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ए की वैल्यू है इक्वल टू बी के है, और इक्वल टू है ये 1 और ये 0, 10 के बराबर हो गया। तो ये स्टेटमेंट शो करती है कि ए और बी दो वेरिएबल हैं, दोनों की डेटा टाइप इंट है, और ए की वैल्यू बराबर है बी की वैल्यू के, और बी की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है जी। ए और बी दोनों की वैल्यू 10 है, लेकिन असल में ये अगर आप यहीं से अपने एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे तो आगे जाके काफी आसानी होगी। ये एक्सप्रेशन ये है कि ए की वैल्यू बराबर है बी के, ए की जो भी वैल्यू है वो बी की वैल्यू के बराबर है, तो बी की वैल्यू क्या है जी, वो 10 है। तो इसमें आप ये देख लें, जो इक्वल टू साइन है ये वाला, इसको मैं हल्का सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं जी। हाँ जी, ये जो इक्वल टू साइन है, अब ये एक्सप्रेशन दो बन गई जी, एक 10 और एक बन गई ए इक्वल टू बी इक्वल टू 10। इस सारे को हम कहेंगे कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें एक ये बराबर की जो अलामत है इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर से मुराद है ये ऑपरेटर इस्तेमाल होता है किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करने के लिए। अब आप ये देखें तो 10 की जो वैल्यू थी असाइन होगी बी को, और बी की जो भी वैल्यू थी वो असाइन होगी ए को। ठीक है। और इस तरह ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों बराबर होगी 10 के। तो सिंपली अगर इसको इतना टेक्निकल ना जाना चाहे, सीधा सीधी बात करें तो हम कहेंगे कि अगर कुछ वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज इक्वल हो उनको हम एक लाइन में बराबर रख के यूं भी इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, उसी लाइन में डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तीसरी एग्जांपल फिर मैंने वही दे दी, फर्ज करें सी एक वेरिएबल है, उसकी कीमत 20 है। तो असल में इस बात में ये बताना है मकसद के वो स्टेप जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, ऐसे वेरिएबल इनिशियलाइज करना कहते, उसे हम वेरिएबल इनिशियलाइज करना कहते। अब हम चलते हैं राइट ए स्टेटमेंट दैट डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइज वैल्यू 25। तो अब हम चलते हैं एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करें जो कि एक वेरिएबल को 25 की वैल्यू, जो 25 वैल्यू इनिशियलाइज करे। तो इसमें सिंपल सी बात है, हमने क्या किया कि इंट ए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद ए के अंदर 25 कीमत स्टोर करा दी, यानी इनिशियलाइज करवा दी। इसी स्टेप को जैसे मैंने इस ए बी में किया है यूं भी कर सकते हैं। इंट ए इज इक्वल टू 25, जिस तरह ये किया है इंट ए इज इक्वल टू 110, इंट ए इज इक्वल टू 10, सही है, और या इंट सी इज इक्वल टू 20, तो इसी को यूं भी कर सकते हैं इंट ए इज इक्वल टू 25।
यानी एक वेरिएबल जिसके डाटा टाइप इंट है और उसके अंदर हम 25 स्टोर कर रहे हैं। अब इसमें हमने क्या किया, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कैन बी कंबाइन, इनको कंबाइन कर दिया है। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि हमारा सारा प्रोग्राम बतौर इनपुट काम करता है जी। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हम जितना भी प्रोग्राम बना रहे हैं, ये हमारा एक जो कोडिंग है ये इनपुट हम दे रहे हैं, जिसको कंपाइल करने के बाद एक फाइल बनती है जिसे आउटपुट फाइल कहा जाता है। कोड पूरा करने के बाद हम अपने आउटपुट फंक्शन के अंदर अपने प्रोग्राम की फाइनल दिखाई जाने वाली शक्ल बनाते हैं। याद रहे, हम जितनी मोबाइल ऐप्स और सॉफ्टवेयर या गेम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये सब आउटपुट फाइल होती है। इनके पीछे दरअसल कोडिंग की एक लंबी चौड़ी दास्तान होती है, जो कि सिर्फ डेवलपर जो कोडिंग लिखता है उसी को नजर आ सकती है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं, ये जो हम सारी स्टोरी चला रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसके अंदर जनाब कीमत स्टोर करवाई जा रहे हैं, ठीक है, और फिर हम काफी सारे वेरिएबल बना रहे हैं, उनके अंदर कीमतें स्टोर करवाई जा रहे हैं। तो ये सारा जो हम एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं ना, इसको फाइनल हम एक फंक्शन के अंदर जाके छोड़ देंगे। जो हमारे प्रोग्राम का निचोड़ होगा उसे हम एक फंक्शन के अंदर जाके छोड़ दें। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो हम सारा प्रोग्राम उठा के अपने प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। ये वो फंक्शन होता है जो बेसिकली हमारे प्रोग्राम की आउटपुट जनरेट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें आप अपने मोबाइल पे जितनी भी एप्स यूज कर रहे हैं वो सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, वो आउटपुट फाइल्स होती है। अगर आप कोई वेब पेज ही देख लें, वेब पेज भी आपके सामने जो उसका लेआउट नजर आ रहा है वो आउटपुट एक है उसकी। अगर आप इनपुट उसकी कोडिंग देखें, F12 प्रेस करें, आपको सारे HTML की कोडिंग नजर आ जाएगी। तो अगर आप न्यू है प्रोग्रामिंग में, बिल्कुल ही पहले आपको HTML का एक्सपीरियंस नहीं, आप समझ नहीं सकते वो क्या चीज है, लेकिन उसी की जो लेआउट है उसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपना मोबाइल उठा के देख लें, उसके अंदर आप कोई गेम निकाल लें, कोई ऐप निकाल लें, कोई एक छोटा सा कैलकुलेटर देख लें, तो उसके पीछे एक लंबी चौड़ी कोडिंग होगी और वो सिर्फ एक आउटपुट फाइल है जो आपको नजर आएगी। इसी तरह हम अपने सारे प्रोग्राम में एक आउटपुट फाइल जनरेट करेंगे और जो आउटपुट फाइल होगी वो हमारी मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी और उसी को हम चलाएंगे। तो इस सारे इंशाल्लाह 2-4 लेक्चर्स के बाद हम क्या करेंगे, अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के बाद जी, तो बात हो रही थी जी कि हम इस सारे अपने बहुत जल्द हम एक प्रोग्राम प्रॉपर बना के उसकी एक अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के उसे अलग से एक ऐप की शक्ल में आपको चलाकर दिखाएंगे जी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जी। हाँ जी, ये जैसा कि मैंने पहले बता दिया था आपको कि हम अब अपने जो हमारी एक प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग है उसे कुछ फासले पे है और अब इंशाल्लाह वो वक्त आ गया है कि जब मैं आपको डेवलपर पे जाने से पहले हम देखते हैं कि हमारा वो फंक्शन जो हमारे असल में सारे प्रोग्राम का लुब्बे लबाब या हासिल या निचोड़ है वो काम कैसे करता है। तो printf फंक्शन या इसे स्क्रीन आउटपुट भी कहते हैं। printf फंक्शन इज एन आउटपुट फंक्शन। printf फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन है। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले कंट्रोल आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो फॉर द प्रोग्राम, तो ये हमारे पूरे प्रोग्राम की आउटपुट को कंट्रोल करता है। इट्स जनरल फार्मूला इज लुक्स लाइक printf। यहाँ हम लिख देंगे printf फंक्शन। printf का मतलब है प्रिंट फॉर्मेटेड। तो printf लिखने के बाद 2 ब्रैकेट्स डाल देंगे, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट डबल कोट्स के अंदर होगी और उसके बाद हम लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लिख देंगे। ये इतने हिस्से को आप स्किप कर दें कुछ देर के लिए। अब थोड़ा सा आगे मेरे साथ चलें जी। तो ये मैंने आपको बताया था कि एक प्रोग्राम के 3 पोर्शन होते हैं जी। ये पहले दिन हमारी बात हुई थी पहले अपने लेक्चर में। तो पहला पोर्शन तो हमारा होता है हेडर फाइल पोर्शन होता है, या इसे लिंक सेक्शन भी कहते हैं जी। इसमें 2 हेडर फाइल्स होती हैं और ये हेडर फाइल्स तमाम प्रोग्राम की डेफिनेशन को कंटेन कर रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन पोर्शन आ जाता है। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में हमने एक चीज देखी थी, printf। इसके अंदर में सेमीकोलन आएगा जो इधर नहीं है। तो फर्स्ट प्रोग्राम की एक एग्जांपल आप देख लें। तो अब एक जेन्युइन फर्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा कैसे। नंबर ऑफ साइन इंक्लूड conio.h, नंबर ऑफ साइन इंक्लूड stdi.h मेन फंक्शन और printf वेलकम। अब इस सारे प्रोग्राम में क्या होगा जी, इंक्लूड के बाद 2 हेडर फाइल्स आ गई जी, मेन फंक्शन आ गया और printf आ गया। इस सारे प्रोग्राम में जो कुछ भी printf फंक्शन में डबल कॉमास के अंदर लिखा गया होगा वो एज इट इज हमारा आउटपुट बन जाएगा। यानी इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी वेलकम। दैट्स ऑल।
तो दूसरे अल्फाज में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रिंट एफ के बाद इन दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने जो कुछ लिखा होगा वो वैसे का वैसे आपके पास जाके आउटपुट में चला जाएगा। अब इसकी मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दी है, यहाँ आपने एक्सप्लेनेशन दी है कि इसके दो हिस्से होते हैं प्रिंट एफ के, एक इस कॉमा से पहले का, एक इससे बाद का। जो इससे पहले का पोर्शन होता है दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये सारा पोर्शन आपके हाथ में होता है। जो कुछ भी आपने यहाँ लिख दिया वो एज इट इज जाके आउटपुट हो जाना है। जिस तरह कि इस प्रिंट एफ में हम देख रहे हैं कि मैंने वेलकम सिर्फ लिखा था, वो वेलकम एज इट इज जाके प्रिंट हो गया। और ये हिस्सा मैंने थोड़ा सा आपको डिले करवाया है, अभी आप इसमें रोक दें, ये जैसे जैसे आएगा तो वैसे वैसे हम देखते जाएंगे ये है क्या जी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके अपने डेवलपर की तरफ जाके ये चलता कैसे है जी। अगर इसको हम देखें जनाब, तो ये हमारा एक डेवलपर में एक सिंपल प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें हमने दो हेडर फाइल लिखी है। हेडर फाइल लिखने के बाद मेन फंक्शन लिखा है, मेन फंक्शन के बाद हमने लिख दिया माय नेम इज फखर। ये स्टेटमेंट एज इट इज मैंने प्रिंट करवा दिया है। चलो ये आपको थोड़ा सा इसका दोबारा डेमो भी करवा देता हूं। ये डेवलपर खुल गया है, तो Ctrl+N करेंगे, आपके पास नई सोर्स फाइल खुल जाएगी। .h ये हेडर फाइल हो गई, मेन फंक्शन हो गया, ब्रैकेट खुल गई जी। अब लिख दिया मैंने यहाँ प्रिंट एफ माय नेम इज फखर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेंगे, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद ये हमसे जो आउटपुट इसने हमारी बनानी है वो उसकी लोकेशन मांगेगा, कहाँ स्टोर करें। तो मैंने डेस्कटॉप में इसे हमने 1 के साथ स्टोर कर दिया, 1.1 कह लेंगे ऐसे। ये सेव हो गया जी। अब ये नीचे इसने बता दिया जी इस प्रोग्राम में एक एरर आ गया है, और अल्लाह जाने वो कौन सा एरर आ गया जी। मेन फंक्शन के बाद ब्रैकेट इंक्लूड, तो एक और हम कर लेते हैं जी इंक्लूड, हाँ जी stdio.h। अच्छा जी, मेन हो गया जी। उसके बाद ये हो गया प्रिंट एफ हो गया, ये सारा सही है जी। अब चलें जी, क्या कहता है जी, हाँ जी अब ये साहब कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वो जो पहला एरर आया वो भी हमारे शायद कुछ सीखने की ही वजह बनेगा, तो वो देख लें जी। वो क्या एरर था, चूंकि मैंने कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लिखी थी और उसके अंदर ये मेन फंक्शन डिफाइन नहीं है। ये मेन फंक्शन डिफाइन है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर, ये प्रिंट एफ फंक्शन भी इसके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर डिफाइन है। तो ये चीजें यूज करने के लिए मैं उनकी कंसर्न डिक्शनरी या हेडर फाइल लाजमी यूज करूंगा। तो ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ पड़ा है, इसे चलाने के लिए F10 का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ गया माय नेम इज फखर। ये हमारा पहला प्रोग्राम चल गया। हम अगले लेक्चर में इस तरह की कम से कम 5 प्रोग्राम और छोटे छोटे देखेंगे, उसके बाद फिर इसे जरा एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। इंशाल्लाह ताला मेरे साथ रहिएगा, आपको फायदा मुस्तकबिल करीब में ही होने वाला है। अल्लाह हाफिज।